मैं दुर्गा प्रसाद मेहर। मैं आपके सामने बैठा हूँ यहाँ पे बायोलॉजी का कुछ टॉपिक डिस्कशन करने। और मैं आज डिस्कशन करना चाह रहा हूँ बायोडाइवर्सिटी। ये 11th लेवल का होगा। मतलब जो लोग अब +2 फर्स्ट ईयर में हैं तो उनके बेसिस पे मैं ये वीडियो बनाया हूँ। तो मैं एक पीपीटी तैयार किया हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जो बायोडाइवर्सिटी है वो है क्या, कितने टाइप का बायोडाइवर्सिटी है, और बायोडाइवर्सिटी का जो ज़रूरत है वो क्यों है, और कौन कौन सा जो फैक्टर्स है वो डिपेंड कर रहा है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं जो पीपीटी बनाया हूँ वो कुछ ढंग का बनाया हूँ जो कि आपका हेल्प कर सके। और जो पीपीटी में ही आपको पूरा नोट्स ही तैयार है। आप चाहेंगे तो वहाँ से आप नोट लिख सकते हैं, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझ के बाद में आप अपना खुद का नोट लिख सकते हैं। बेटर यही है कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उसे फॉलो कीजिए। और यहाँ पे जो पीपीटी है उसे फॉलो कीजिए, लेकिन सबसे बढ़िया है कि खुद का नोट खुद ही बनाएं। और क्योंकि जो खुद बनाता है तो वो उसे थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, चीज़ वो पकड़ लेता है कि चीज़ है क्या। तो चलते हैं अपन अपना पीपीटी की तरफ। तो शुरू करते हैं अपना पीपीटी। तो बोटनी क्लास 11th चैप्टर 1, और वो है बायोडाइवर्सिटी। और मैं इसे क्या किया हूँ, बायोडाइवर्सिटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ, 3 वीडियोज़ में। तो ये आपके लिए बेटर है, मेरे लिए बेटर है, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाता है वीडियो। तो बेटर है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा जाए, तो आसानी होगा आपको पढ़ने में और मुझे बताने भी में। तो ये मेरा खुद का बनाया हुआ पीपीटी है। मैं खुद नोट्स बनाया और उसे टाइपिंग भी खुद ही किया हूँ। तो बेटर है कि आप खुद ही टाइप कीजिए, सर खुद ही लिखा करिए अपना नोट, या फिर आप फॉलो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पास है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो है, इसे समझने के लिए अपन क्या करेंगे कि बायोडाइवर्सिटी को 2 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। इससे हमें समझने के लिए थोड़ा आसानी होगा। तो पहले बायो बायो का जो मतलब है वो है लिविंग बॉडीज। मतलब जो कोई भी चीज़ इस अर्थ में प्रेजेंट है और वो जिंदा है, वो अलाइव है, तो उसे क्या बोलते हैं कि बायोलॉजिकल बॉडीज या फिर लिविंग बॉडीज। तो बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी का मतलब है कि ए रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग। मतलब एक चीज़ का या फिर कुछ चीज़ का बहुत बड़ा ही रेंज, मतलब बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा टाइप, बहुत बड़ा डिफरेंसेस। तो उसे अपन कह सकते हैं कि डाइवर्सिटी। एक ही जगह पे डिफरेंट टाइप का थिंग या फिर डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, तो बायो मतलब हम समझ ले कि लिविंग बॉडीज। और जो डाइवर्सिटी है वो है कि ए रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग। तो डिफरेंट थिंग यहाँ मतलब है कि लिविंग बॉडीज, तो हम अपन कह सकते हैं कि ए रेंज ऑफ डिफरेंट लिविंग बॉडीज। पॉइंट है कि ए रेंज ऑफ डिफरेंट लिविंग बॉडीज। तो हम यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट ऑन आवर अर्थ इज कॉमनली नोन एज बायोडाइवर्सिटी और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो क्या गया है, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, numbers and type of organisms present in on our earth is known as biodiversity। कितने प्रकार के ऑर्गेनिजम्स है और उनका नंबर क्या है, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने संख्या में प्रेजेंट है, उसे क्या कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसे एक साइंटिस्ट ने पहले कॉइंड किया था, और वो साइंटिस्ट का नाम है एडवर्ड विल्सन। वो साइंटिस्ट का क्या नाम है? एडवर्ड विल्सन। और ये वो महान साइंटिस्ट है एडवर्ड विल्सन। वो क्या किए थे कि 1985 में इस बायोडाइवर्सिटी को जो वर्ड है उसे कॉइन किए थे। तो हर एक चीज़ का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अपना डेफिनेशन होता है।
तो बायोडाइवर्सिटी का भी ऐसा एक डेफिनेशन है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स और क्रिएचर्स फ्रॉम द मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन सेल्स टू बायोम्स। अच्छा, ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि द सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सम टोटल मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है इस धरती में, सबको लेके, और उनमें क्या होता है कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन सेल टू बायोम्स, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होता है, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको, जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स या फिर कुछ एंजाइम्स, हार्मोन्स जो हमारा बॉडी में प्रेजेंट है, जो कि हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फिर हर एक ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को करवाने का रोल निभाते हैं, तो वो सब मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। और वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। और आपको तो पता है कि सेल को लेके ही एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा जो थिंग है वो है मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसके बाद सेल के बाद सेल सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम और एक ऑर्गेनिज्म। तो इस हिसाब से अपन देखें तो सबसे नीचे आ रहा है मैक्रोमोलिक्यूल्स और सबसे ऊपर आ रहा है एक ऑर्गेनिज्म, और उससे ऊपर आ रहा है एक कम्युनिटी और एक एनवायरमेंट, एक बायोडाइवर्सिटी। तो इसके ऊपर हम और थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो क्या ऐसे चीज़ हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी का फैक्टर्स हैं? वो है ऑकरेंस, नंबर, वेराइटी एंड द स्प्रेड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब चीज़ क्या है? ये सब है कि एक ऑर्गेनिज्म कहाँ पे ऑकर हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म कहाँ पे दिखाई दे रहा है, कि और वो जो ऑर्गेनिज्म का नंबर क्या है, कितने नंबर में वो पाया जा रहे हैं, उनका वेराइटी क्या है। वेराइटी इन द सेंस आप देख लीजिए कि एक चीज़ का डिफरेंट वेराइटीज़ हैं, तो उनका वेराइटीज़ क्या है, और वो कितने इलाके में फैले हुए हैं, ग्लोबली अर्थ में कितने इलाके में फैले हुए हैं। हो सकता है कि इंडिया में भी पाया जा रहा हो, चाइना में भी, रूस में भी, अफ्रीका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और यूएस में भी। तो डिपेंड करता है कि वो कितने हिस्से में फैले हुए हैं। तो ये जो सब फैक्टर क्या करता है कि बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करता है। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो 3 लेवल में डिवाइडेड है, 3 तरीके में डिवाइड किया गया है इसे। तो जो पहला है वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत बढ़िया चीज़ है, एक इम्पोर्टेंट थिंग है। जेनेटिक मतलब सीधा हम कनेक्ट कर सकते हैं जीन को, यहाँ पे हम सीधा कनेक्ट कर सकते हैं जीन को। और डाइवर्सिटी का मतलब तो आपको पता है कि कितना बड़ा उसका रेंज है, कितना डिफरेंट उसका रेंज है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का सिंपल मीनिंग ये है कि डिफरेंट रेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, सीधी तरीके से डिफरेंट रेंज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स चेंजेस। मतलब क्या है कि हर एक कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर जीन रेस्पॉन्स होता है, हर एक कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर जीन रेस्पॉन्स होता है। तो जब एक जीन चेंज होगा या फिर एक कैरेक्टर चेंज होगा, तो दोनों क्या है, दोनों पे निर्भर करते हैं। अगर जीन चेंज होगा तो कैरेक्टर चेंज होगा। अगर आप देख रहे हैं कि एक कैरेक्टर चेंज दिख रहा है तो उसमें ऑटोमेटिकली जीन भी चेंज ही होगा। तो ये क्या करता है कि कहाँ से प्रोवाइड होता है, जो कैरेक्टर होता है वो कहाँ से प्रोवाइड होता है? वो प्रोवाइड होता है एनवायरनमेंट के साथ एक ऑर्गेनिज्म कैसे अपने आप को कन्वर्ट कर रहा है।
जैसे कि अगर हम एक टाइगर को लेके डेजर्ट में छोड़ देंगे, जनरल टाइगर टाइगर सब फॉरेस्ट या फिर ग्रासलैंड में पाए जाते हैं, अगर हम लेके उसे एक डेजर्ट में छोड़ देंगे, क्या वो टाइगर वहाँ पे सरवाइव कर सकता है? मेरे हिसाब से तो नहीं कर सकता भाई, क्योंकि उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मतलब उस क्रिटिकल कंडीशन में, वो हाई टेम्परेचर में, जहाँ पे कि बहुत ह्यूमस क्या बोलते हैं, हाँ, ह्यूमिडिटी जहाँ पे कि ज़्यादा है, तो वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है। तो उस हिसाब से वहाँ पे कैमल सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कैपेबिलिटी है अपने में कुछ वाटर स्टोर करने का। तो भारत में बहुत तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। उनमें से जैसे कि हम बोले कि जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ जीन, तो उनमें से दो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। वो है राइस और मैंगो का। इंडिया में राइस का 50,000 वेराइटीज़ पाए जाते हैं। 50,000 वेराइटीज़ मतलब 50,000 डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स। बहुत ही सोचने में बहुत ही बड़ा नंबर है ये। और जो मैंगो का है वो है 1,000 वेराइटी का आप मैंगोज पाए जाते हैं, पता नहीं नाम क्या क्या है। तो फिर और एक बात बताना चाहता हूँ कि हिमालय रेंज में बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स भी अवेलेबल हैं, क्योंकि भारत एक इतना बड़ा डाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे सब पाया जाता है। यहाँ पे लोग भी डिफरेंट है, यहाँ पे एनिमल्स डिफरेंट है, यहाँ का लैंडस्केप डिफरेंट है, यहाँ पे वेदर डिफरेंट है। तो ये भारत जो है वो एक बहुत ही बड़ा डाइवर्सिटी है। तो यहाँ पे एक पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें कि आप ये नोटिस कर सकते हैं, ये जो बर्ड है, ये जो बर्ड है, इसका नाम आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे नीचे। ये एक ही तरह के बर्ड हैं। ये जो 4 बर्ड हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 4, ये 4 एक ही तरह के बर्ड है, लेकिन इनका जो सर्वाइवल कंडीशन के हिसाब से इनका जो चोंच है ना, पीक जो बोलते हैं, जो चोंच है, ये चोंच डिफर कर गया है। इनका सर्वाइवल कंडीशंस, क्योंकि यहाँ पे चोंच चेंज हुआ है, इसका मतलब खाने का तरीका चेंज है इन लोगों का। एक ही जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन उनका खाने का तरीका अलग है, इसीलिए इनका जो चोंच है, ये चोंच भी यहाँ पे डिफर पाया गया है। उसके बाद अपन डिस्कशन करेंगे स्पेसिस डाइवर्सिटी। ये भी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, स्पेसिस डाइवर्सिटी। तो ठीक है, तो स्पेसिस डाइवर्सिटी क्या क्या कहता है? दिस इज ए वेराइटी ऑफ स्पेसिस एंड देयर टाइप फाउंड विद इन ए रेंज ऑफ एरिया। विद इन ए रेंज ऑफ एरिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विद इन ए रेंज ऑफ एरिया, वेराइटी ऑफ स्पेसिस विद इन ए रेंज ऑफ एरिया। इसका मतलब क्या है कि एक छोटा सा एरिया है, एक छोटा सा एरिया है या फिर एक छोटा सा फॉरेस्ट है, उसमें कितने वैरायटी का, कितना प्रकार का हमें स्पेसिस मिल रहा है। वो हो सकता है कि डिफरेंट टाइप का बर्ड्स हो सकता है कि डिफरेंट टाइप का रेप्टाइल्स हो, डिफरेंट टाइप का इंसेक्ट्स हो, डिफरेंट टाइप का प्लांट्स हो, ठीक है ना, या फिर डिफरेंट टाइप का एनिमल्स हो। तो वो कितने प्रकार के एनिमल्स एक ही जगह पे पाए जा रहे हैं, उसे हम कह सकते हैं कि स्पेसिस डाइवर्सिटी। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं इस इमेज में कि एक ही जगह है, एक ही शायद छोटा सा एक गार्डन है, लेकिन इस छोटे से गार्डन में कितने वैरायटी का फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहा है, कितने वैरायटीज़ का फ्लावर, और ये सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्पेसिस ही है। तो इसे हम कह सकते हैं स्पेसिस
डाइवर्सिटी। उसके बाद हम जंप करेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? दिस डाइवर्सिटी इज द कम्युनिटी और इकोसिस्टम लेवल। दिस डाइवर्सिटी इज एट द कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम लेवल। मतलब एक कम्युनिटी मतलब कुछ स्पेसीज या फिर कुछ स्पेसीज, बहुत सारे स्पेसीज को लेके क्या होता है कि एक कम्युनिटी बनाया जाता है। बहुत सारे स्पेसीज लेके क्या बनाया जाता है, एक कम्युनिटी बनाया जाता है। और इकोसिस्टम आपको तो पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स अर्थ में प्रेजेंट है सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये है कि कम्युनिटी और इकोसिस्टम लेवल का। An ecosystem comprises a dynamic complex of plant, animal, and microorganisms, continuous and their non-living environment with interact as a functional unit। इसका मतलब क्या है कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स या फिर जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या है कि एक दूसरे से लिंक्ड है। और एक बात यह है कि वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी लिंक्ड है, क्योंकि हर एक नॉन लिविंग चीज़, हर एक लिविंग चीज़ हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, हम डिपेंडेंट हैं। तो ये एक फंक्शनल यूनिट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। तो जो हैबिटेट्स है, बायोटिक कम्युनिटीज, ये सब क्या करते हैं कि जो वेराइटीज है हैबिटेट, डिफरेंट टाइप का हैबिटेट, डिफरेंट टाइप का कम्युनिटीज, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं कि चेंज होते रहते हैं। कैसे कि जो हैबिटेट होता है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस या फिर वेदर कंडीशंस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। वो चेंज क्या इफेक्ट करता है? एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट करता है। अगर ऑर्गेनिजम्स या फिर स्पेसीज इफेक्टेड होते हैं तो एक कम्युनिटी ही इफेक्टेड होता है, ये मानना चाहिए। बढ़िया पॉइंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया एक, मैं आपको बोला था पहले ही कि इंडिया में बहुत ही बड़ा डाइवर्सिटी पाया जाता है। इंडिया में डेजर्ट भी पाया जाता है, मैक्रोब्स भी पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट भी पाया जाता है, कोरल रीफ भी पाया जाता है। तो सब तो आपको पता होगा, लेकिन कोरल रीफ एक ऐसा डाइवर्सिटी है जो कि सी के अंदर, ओशन के अंदर पाया जाता है। और ये क्रिएट होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के डिपोजिशन होने से कोरल रीफ फॉर्मेशन होता है। और वो दुनिया का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी है। वहाँ पे सबसे ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स आप पा सकते हैं, वो है कोरल रीफ। हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इतना जो डाइवर्सिटी पाया जा रहा है इस वर्ल्ड में या फिर एक कंट्री में, वो क्यों पाया जा रहा है, वो कैसे पाया जा रहा है, वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है सिर्फ एक ही फैक्टर से, वो है इवोल्यूशन। सबसे बड़ा फैक्टर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन अर्थ बन के इवोल्यूशन होते होते 3 बिलियन ईयर्स हो चुके हैं। 3 बिलियन ईयर्स। और हर एक ईयर में, हर एक पीरियड में एक नया ऑर्गेनिज्म इवॉल्व्ड हो रहा है, अपना कैरेक्टर, अपना जीन चेंज कर रहा है, एक नया एनवायरनमेंट में खुद को एक नए तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी हिसाब से ग्लोबली अपन 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज पा सकते हैं। 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज, बहुत ही बड़ा रेंज है यार। और उसमें से सिर्फ 22% ही प्लांट के स्पेसीज हैं, सिर्फ 22। और काउंट ही कर लो कितना है जो एनिमल का होगा।
वो तो ये जो है डाइवर्सिटी इन प्लांट लाइफ, उसके बाद का जो टॉपिक है डाइवर्सिटी इन प्लांट लाइफ। तो प्लांट क्या है एक्चुअल में? प्लांट एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का सभी प्रकार का कैरेक्टर्स अवेलेबल है, मल्टी सेलुलर है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के मदद से, और जनरली हर जगह पाया जाता है। लैंड में भी पाया जाता है, वाटर में भी पाया जाता है, डेजर्ट में भी पाया जाता है, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। तो ये जो है ना, वो एक्वाटिक कंडीशंस में जनरली अपन देखेंगे रेड, ब्राउन, ग्रीन, ब्लू एल्जीज, जितने भी एल्जी हैं उनको हम वहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ये रहा कुछ एल्जी का फोटो यहाँ पे, ये कुछ इस तरह के दिखते हैं एल्जी। जनरली आप देखे होंगे कि बाथरूम्स में या फिर जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पर ग्रीनिश ग्रीनिश कुछ ऐसे जम जाता है, उसे ही एल्जी कहते हैं। बहुत ही कॉमन चीज़ है ये, हर एक जगह पे जनरली पाया जाता है जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, बस उनको पानी चाहिए खुद को ग्रो करने के लिए। तो एक्वाटिक कंडीशंस में तो अपन एल्जी देख लिए, और जो लैंड कंडीशंस में मॉस पाया जाता है, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जो कि हायर क्लास के सब प्लांट्स हैं। उसके पास अपन डिस्कशन करेंगे डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट मतलब वो कहाँ पे रह रहे हैं, कौन सी जगह पे रह रहे हैं, हैबिटेट। तो हैबिटेट के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स है, उनमें से एक है हाइड्रोफाइट्स। सिंपल डिवाइड कर दीजिए हाइड्रोफाइट्स को, हाइड्रो का मतलब है पानी, फाइट्स मतलब रहते हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वहाँ पे। हाइड्रोफाइट्स मतलब पानी में जो ऑर्गेनिजम्स या फिर जो प्लांट्स, जैसे यहाँ पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो जिस प्लांट पाए जाते हैं उनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। हाँ, तो एक सिंपल एग्जांपल लोटस, जो कि पानी में पाया जाता है। और इसमें क्या आता है कि दिस प्लांट्स हैव पोर रूट सिस्टम। इनका रूट सिस्टम जो होता है वो उतना मैच्योर नहीं होता। सॉफ्ट स्टेम, उनके जो स्टेम्स होता है वो सॉफ्ट होता है। पोर भास्कुलर टिश्यूज, भास्कुलर टिश्यूज जो होते हैं, डिफरेंट टाइप का टिश्यूज होता है, उसमें से इम्पोर्टेंट होता है, एक इम्पोर्टेंट टिश्यूज होता है भास्कुलर टिश्यू, जो कि प्लांट का जितने भी ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है उसको कैरी करता है, भास्कुलर टिश्यूज। तो जो टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा स्पंजी होता है। स्पंजी होने के कारण उसमें एयर चैम्बर्स फॉर्म होता है। एयर चैम्बर फॉर्म होने से उनको पानी में फ्लोट होने के लिए एक एडवांटेज मिलता है, वो पानी में आसानी से फ्लोट कर सकते हैं उस एयर चैम्बर्स होने के कारण। और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है जैसे कि हाइड्रिला हो गया, ठीक है ना, वो सबमर्ज होता है, वो पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। फ्री फ्लोटिंग होते हैं कुछ, उल्फिया, वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं। और कुछ होते हैं पार्टली सबमर्ज, मतलब आधे पानी के अंदर आधे पानी के ऊपर। तो उस तरह उस टाइप का कुछ, ये देखिए, ये लोटस, और लोटस पानी में ही पाया जाता है, सबको पता है, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ ही नहीं है। तो बाद में जो है वो है हाइड्रोफाइट्स। इसका जो और एक कैरेक्टर है वो क्या है, हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स में क्या है कि ये क्या करते हैं, सैडी एरिया और मॉइस्ट जगह पे ग्रो होते हैं। मतलब जहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं कि ज़्यादा धूप नहीं, मॉइस्ट एरिया होता है, सैडी एरिया होता है, जहाँ पे छाँव होता है और वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कुछ ज़्यादा ही होता है, वहीं पे पाए जाते हैं। इनका जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, और जो रूट वो होता है वो भी सॉफ्ट होता है। स्पंजी टिश्यू इसमें भी पाया जाता है। वेल डेवलप्ड लीफ विथ स्टोमाटा, भाई वो तो बहुत बढ़िया बात है कि इसका जो लीफ है वो वेल डेवलप्ड होता है, मतलब स्टोमाटा प्रेजेंट होता है
ट्रांसपिरेशन के लिए। क्या बात है। तो इसका जो एग्जाम्पल्स हैं वो है फर्न्स, एरोइड एंड सम ग्रासेस। कुछ ग्रासेस भी होते हैं इसमें, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ऐसे कैसे यहाँ पे आधे पानी में है और आधे ऊपर है, पानी के ऊपर। उसके बाद यह होता है हालोफाइट्स। जो 3 नंबर में एक टाइप आता है वो है हालोफाइट्स। हालोफाइट्स क्या है, ये लोग क्या कहाँ पे ग्रो करते हैं, सलाइन सॉइल पे, जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होता है। सलाइन सॉइल या फिर सलाइन वाटर में, मतलब जहाँ पे कुछ खारापन जो बोलते हैं ना, सॉल्टीनेस कुछ ज़्यादा होता है, वहीं पे ये लोग ग्रो करते हैं। दे कैन टॉलरेट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। वो क्या कर सकते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्ट टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे कि NaCl, MgCl2, MgCl2, MgSO4 etc. और कुछ मैनग्रोव वेजिटेशन लाइक राइजोपोस, सेरियोप्स, इनका कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि राइजोफोर, ये जनरली कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे सी और रिवर का जो कोलाब होता है ना, जहाँ पे सी और रिवर मिलते हैं, उस एरिया में ये कुछ ज़्यादा ही पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सैलिनिटी है वो थोड़ा ज़्यादा होता है रिवर्स में। तो वो ये सब क्या करते हैं कि वो रिवर बैंक में या फिर रिवर में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉलरेट कर सकते हैं हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट को। हाँ, उसके बाद आता है मेसोफाइट्स। मेसोफाइट्स ये थोड़ा हायर ऑर्गेनिजम्स है, ये थोड़ा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स है। एंजियोस्पर्म्स आर ग्रो ऑन द प्लेस ऑफ मॉडरेट वाटर सप्लाई एंड नोन एज मेसोफाइट्स। मतलब जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, एंजियोस्पर्म जिसे हम जनरली क्लासिफाई करते हैं जितने भी हायर प्लांट्स हैं, और उन हायर प्लांट्स में जनरली आप पाएंगे कि जो सीड होता है वो सीड फ्रूट के अंदर होता है। तो वो ये सब कहाँ पे पाया जाता है, ये मॉडरेट वाटर सप्लाई जहाँ पे होता है, जहाँ पे मॉडरेट मतलब जितना चाहिए उनको, उनके हिसाब से, उस हिसाब से वाटर लेवल जहाँ पे है वहीं पे क्या कि एंजियोस्पर्म्स पाए जाते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, मेसोफाइट्स कहा जाता है। ये लार्ज होते हैं एंड फास्ट ग्रोइंग होते हैं, ये बड़े बड़े होते हैं और कुछ जल्दी ही ये ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद आता है ये वेल डेवलप्ड, रूट उनका वेल डेवलप्ड होता है, लिप्स भी वेल डेवलप्ड होता है। इसका मतलब आप जान सकते हैं कि जो रूट है वो बहुत ही अंदर तक जा सकते हैं ज़मीन के, पानी एब्जॉर्ब करने के लिए, वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए, मिनरल एब्जॉर्ब करने के लिए। जो लीफ है वो डेवलप्ड होते हैं, इसका मतलब स्टोमाटा प्रेजेंट होता है उसमें, जो कि ट्रांसपिरेशन में बहुत ही हेल्प करता है। उसके बाद आता है स्टेम में हर्बेसियस और ऊडी। इसका मतलब ये है कि जो स्टेम है वो इधर ऊडी हो सकता है, वो इधर स्ट्रांग हो सकता है, वरना हर्बासियस हो सकता है। मतलब जैसे हर्ब्स जैसे होते हैं, क्या बोलते हैं जो हर्ब्स, तो वो वाला जो हर्ब्स जैसे होते हैं उस तरह के हो सकते हैं, वरना उनका जो स्टेम है वो वुडी भी हो सकता है, वो स्ट्रांग भी हो सकते हैं। जनरली जो सर्ब्स होते हैं वो उतना स्ट्रांग नहीं होते हैं जितना कि एक वुडी होता है। तो इसका एग्जांपल सिंपल है, मैंगो या फिर एप्पल। तो ये रहा आपके सामने मेसोफाइट का तस्वीर। इसमें आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, यहाँ पे कुछ नारियल का पेड़ भी दिखाया गया है शायद। तो ये है मेसोफाइट्स। तो ये रहा अपना एक पार्ट, तो फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट में। और आपको बहुत बहुत थैंक्स इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कुछ समझ में आया, मैं कुछ बताया या फिर कुछ गलतियां हैं मेरा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हाँ
आपको यहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है, मेरा ये फर्स्ट लेक्चर वीडियो है। तो होप कि आप, मैं जितना भी यहाँ पे नोट्स दिया हूँ उसे आप फॉलो करेंगे, मैं जो बताया हूँ उसे आप फॉलो करेंगे। अच्छा होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप ईयरकड लगा के सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, और उसे लिखना चालू कर दीजिए। उससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैं बहुत सारा चीज़ है जो कि मैं पीपीटी में नहीं दिखाया, लेकिन मैं बहुत सारा चीज़ ऐसे ही ओरली बोला हूँ। तो इस हिसाब से आप अपना पढ़ाई चालू रखिए, एक फन की तरह लीजिए पढ़ाई को, मजे से पढ़िए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक स्ट्रेस है अपने ऊपर, बस चुटकी बजाए और अपना कोर्स खत्म कीजिए। तो भाई अगर पसंद आया ये वीडियो तो ज़रूर लाइक देना, और अपना जो ये YouTube चैनल है इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे एक नया वीडियो तो नहीं, इसका सेकंड पार्ट के साथ। हाँ, वीडियो नया ही होगा। बाय बाय।